नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। जैसा आप सब पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वीडियो को देख रहे हैं और उसको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो आप सब ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और प्यार देते रहें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और एक लाइक जरूर दें। तो हमारी जो क्लासेस उत्तर प्रदेश विशेष चल रही है, इसमें हम आज आपको एक नया टॉपिक उत्तर प्रदेश की कृषि, उसमें कौन सी कृषि की जाती है, वहाँ की उत्तर प्रदेश की मृदाएं कैसी हैं। अब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही विस्तृत प्रदेश है, यानी कि बहुत बड़ा प्रदेश है। तो वहाँ पे क्या है, नदियां भी हैं और क्या है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, आपका पठारी क्षेत्र भी है। तो इसका मतलब क्या है कि मृदाओं में भी क्या है, विभिन्न भिन्नता पाई जाएगी। अलग अलग भिन्नता, अलग अलग जगहों पर क्या है, मृदाओं में भिन्नता पाई जाएगी। तो इसलिए क्या है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि जैसे आपसे पूछ रहे कि कपासी मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, या कहाँ पर होती है, या फिर कपास के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछता है एग्जामिनर, और आपसे एक से दो क्वेश्चन जो है लगभग लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये आपका जो यूपी कांस्टेबल है, आपका यूपी आरओ एआरओ है, और आपका यूपी ट्रिपल एस सी जो एजीटी है एग्रीकल्चर वालों के लिए, ये वाला टॉपिक जो है बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कृषि जो है आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, पशुपालन आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, मिट्टी आपकी क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर। तो आपको ये एग्रीकल्चर जो एजीटी का हमारा एग्जाम होने वाला है, और उसमें उत्तर प्रदेश विशेष का 20 क्वेश्चन का पूरा पोर्शन है। तो उसमें यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने की क्या है, पूरी संभावना है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। मिट्टी क्या होता है, कैसे बनती है, कौन कौन मिट्टियां हैं, और कैसे उनमें जो है खेती की जाती है, कौन कौन सी कृषि की जाती है, ये सारी चीजें आज जानेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या जानना है, उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो जानना है। क्या उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पहले जानेंगे, उसी के आधार पर मिट्टियों को विभाजित किया गया है, क्षेत्रों को विभाजित किया गया है, उसी के आधार पर हम मिट्टियों को पढ़ें। देखिए, जब हमारे प्रदेश से, हमारे मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था, आपका 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, आपका ये वाला जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड वाला, ये उत्तराखंड, ये इतना पूरा, ये ये जो ऊपर का भाग है, इसे कहा हम कहते थे पहाड़ी प्रदेश। क्या कहते थे, पहाड़ी प्रदेश। और ये जो बीच वाला है, ये वाला एरिया, इसे कहते हैं क्या, गंगा और यमुना का मैदानी भाग, या फिर मैदानी प्रदेश। और जो नीचे का भाग है, यहां से नहीं होगा, थोड़ा और नीचे से होगा, ये आपका आ जाएगा यहां से, ऐसे। अब ये जो नीचे वाला है, ये भाग कौन सा है, पठारी भाग है। कौन सा है, पठारी भाग है। ये कौन, क्या इसे कहते हैं, मध्य का मैदान, और इसे कहते थे पहाड़ी प्रदेश। क्या कहते थे, पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन जब हमारे प्रदेश को उत्तराखंड में बांटा गया, और क्योंकि उत्तराखंड में सारे पहाड़ थे, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये वाला जो भाग था, ये पहाड़ी एरिया था। लेकिन जब हमारा विभाजन हुआ, तो पहाड़ी तो हमने अलग कर दिया। तो हमारे पास जो पहाड़ों के नीचे का एरिया था, भावर और तराई क्षेत्र, कौन सा, भावर और तराई क्षेत्र, वही हमने क्या किया, अपने पास रख लिया। तो हम हमारा कौन सा हो गया, आपका पहला ये वाला जो एरिया है, अब इसको हम क्या कहने लगे, भावर तथा तराई क्षेत्र। क्या, भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को भौतिक तरीके से कितने भागों में विभाजित किया गया है, ऊपर का भावर एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदान जिसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं, और नीचे का आपका दक्षिण का पठारी भाग। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब इसी में हम पहले देखेंगे भावर और तराई क्षेत्र क्या होता है, इसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ये सब चीजें देखेंगे। और
इसी पे हम क्या करेंगे, मिट्टियों को भी देखेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। क्या? उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हमने आपको मैप में दिखाया। अब आप इन चीजों इनको यहाँ पे लिख लीजिए। पहला आपका है भावर तथा तराई क्षेत्र, दूसरा है आपका गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा आपका है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब देखो, जो भावर और तराई क्षेत्र है, ये क्या है, एक इसका निर्माण कैसे होगा, भावर और तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे होगा। अब आपको पता है कि जो हिमालय है वो बहुत ही ऊंचा है, हिमालय जो है ऊंचा है, और वहां से क्या है, नदियां गिरती है। क्या गिरती है? नदियां। जितनी भी नदियां हैं मोस्टली जो हमारी मैदान की नदियां हैं, उनको छोड़ के जो इस तरफ उत्तर साइड में जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ से आती है, हमारे हिमालय से आती है। अब हिमालय बहुत ऊंचाई पे है, और अगर ऊंचाई से कोई नदी नीचे को आएगी तो इतनी स्पीड में आती, इतना उसका जो वेग होता है, उसके जो जल का जो वेग होता है, उसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती। तो वो क्या करती, अपने साथ में क्या है, कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे पत्थर लेके आती है। अब जब वो नीचे पहुंचती है, जो भावर तराई क्षेत्र, ये थोड़ा सा ये नीचा नीचा प्रदेश है, तो जब यहाँ पे आती है तो क्या करती है अपने साथ, अब जब एकदम से ढाल था, जब ढाल से नदियां उतर रही थी तो अपने साथ में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेके आ रही थी। लेकिन जब इनको धीरे धीरे ये इस तरह, जब इस प्लेन पे है तब तो ये सीधे लेके आ जाती, लेकिन जब ये धीरे धीरे इस तरह के प्लेन पे आती हैं, तब ये क्या करती है, मोटे मोटे पत्थर और कंकड़ उनको क्या है, छोड़ती हुई चली जाती। क्या करती है ये, उनको जो छोड़ती हुई चली जाती है। तो जब ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती है, तो जहां पर मोटे मोटे कंकड़, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, उसको हमने, उस क्षेत्र को हमने क्या कहा, भावर क्षेत्र। क्या कहा? भावर क्षेत्र, जहां पर मोटे मोटे कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं, तो वहां पे क्या बोला गया, भावर क्षेत्र। अब वहां से क्या होता है, एक पत्थर यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, तो नदियां जो है बहुत चौड़े तरीके से आगे को बढ़ती है। जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, अब इनको थोड़ा सा क्या है, और समतल जमीन मिलती है। कैसी जमीन मिलती है? समतल जमीन मिलती है। अब इन्होंने मोटे वाले पत्थर तो छोड़ दिए, लेकिन ये क्या करती है, जो छोटे 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 टुकड़े होते हैं, उनको जो है अपने साथ लेकर के बहती रहती है, और आगे जाकर के ये क्या करती है, जब इनको एक प्लेन मिलता है, अब ऊपर से एकदम से गिरी तब तो जो पानी था सीधा नीचे आ गया, लेकिन जब ये प्लेन में बहती है तो क्या है, ये मतलब रुकी हुई होती है, यानी कि इनका जो जल है एक जगह पे क्या है, ज्यादा देर तक रुकता है। तो जब पानी ज्यादा देर तक रुकेगा, तो जो उसमें और उससे छोटे छोटे मोटे वाले भावर वाले से छोटे छोटे कण होते हैं, वो उनको क्या है, थोड़ा थोड़ा वहीं पे छोड़ती जाती है और आगे बढ़ जाती है। और जब ये नदियां जो है, इनका पानी जो है ये भरता रहता है, भरा रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो वहां की मिट्टी कैसी हो जाती है, आपकी दलदली हो जाती है। कैसी हो जाती है? दलदली हो जाती है। अब इस मिट्टी में क्या है कि जब दलदली हो जाएगी, अब वहां पे पानी भरा है, तो वहां पे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी घास पाई जाती है। कैसी घास पाई? बहुत बड़ी बड़ी घासें पाई जाती है, बांस वगैरह पाया जाता है। अब इस जो नीचे वाला ये क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तराई क्षेत्र। मोटे मोटे कंकड़ पत्थर वाला आपका भावर क्षेत्र, जो कि सबसे दक्षिण में है प्रदेश, उत्तर में है प्रदेश के, और भावर क्षेत्र के नीचे की जो पट्टी सी है उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में क्या है, तराई क्षेत्र की जो जमीन है वो कैसी होती है, दलदली होती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी घास पाई जाती है। तो क्या है इसमें जो है, आप कौन सी फसल कर सकते हैं इसमें, जब दलदली होगी तो सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण करने वाली फसलें हैं वो पाई जाती है। जैसे आपका गन्ना हो गया, आपका धान हो गया। कहाँ पे पाया सबसे ज्यादा पैदावार होती है? आपकी तराई क्षेत्र। कहाँ पर? तराई क्षेत्र। तो आपको भवर और तराई क्षेत्र आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम आपको मैप में फिर से दिखा देंगे। देखिए, जो ये जो पतली सी पट्टी है सबसे ऊपर वाली, ये क्या है, ये है भावर। भावर। और जो एक इसके नीचे पट्टी है, ये इस तरह से पतली सी जो एरिया है पूरा ऊपर से नीचे तक, ये क्या है, तराई क्षेत्र। ये क्या है, तराई। इसे क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। तो अब आपको पता चल गया भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। अब यहीं पे अगर आपसे बात की जाए कि भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अब आप यहीं पे समझिए या रुकिए, अभी हम आपको थोड़ा और इसमें, उसके बाद में बढ़ेंगे भावर और तराई क्षेत्र में।
भाबर तराई क्षेत्र हो गया। अब अगला है गंगा और यमुना का मैदान। क्या? गंगा और यमुना का मैदान। अब नदियां जो है जब प्लेन में आई, उनको हल्का सा ढाल मिला, फिर वहां से उनको जिस तरफ ढाल मिलेगा वो उसकी तरफ क्या कहते हैं, अपने ढाल की तरफ बहती रहती है। अब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। आप सबको पता होगा, अगर आप स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हैं तो आपको पता, हमने आपको बताया है। तो जो नदियां हैं अपने ढाल की तरफ बहती है। किस तरफ बहती है? ढाल। आपने सुना होगा घर में सब लोग कहते हैं पानी जो है ढाल पे बहता है, ये तो आप सबको पता होगा कि नदियों को जहां भी ढाल मिलता है वो उस तरफ बहती है। अब जो नदियां एकदम प्लेन में आ जाती हैं, बहुत हल्का ढाल मिलता है, तो नदियां एकदम आराम से फैल के चलती हैं सोती हुई। आपने देखा होगा कि गंगा नदी अब कितनी चौड़ाई में बह रही है, क्यों? उसको आप आराम से ढाल मिल रहा है धीरे धीरे, अब वो आराम से सोती सोती हुई बहती रहती है। जब ये इस तरह से बहती है तो इनके पास जो तराई क्षेत्र के अलावा में बहुत महीन बालू और जो थोड़ी सी और इनके जो मिट्टी के जो निक्षेप होते हैं, यानी कि जो पहाड़ों से काट के लाई थी, आपने देखा होगा गंगा नदी में कहीं कहीं पे गंदा पानी होता है। तो गंदा का उसमें उसके साथ मिट्टी होती है, बालू होती है। इन निक्षेपों को और जो आपके कुछ उसमें जो है उर्वरक ये होते हैं, तो वो जब नीचे आते हैं तो वो नदियां क्या करती हैं, अपने आसपास में इनको फैलाते हुए चली जाती है। अब नदी जब तक आप नॉर्मल बह रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एकदम से बाढ़ आती, आपने देखा होगा गंगा नदी का पानी जब नॉर्मल डेज में क्या है, क्लीन होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बह रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एकदम से बाढ़ आती है, बाढ़ में अपने साथ ही गाद लेकर के आती, क्या लेकर के आती? गाद लेकर के आती है, आप बालू लेकर के आती है, मिट्टियों के निक्षेप लेकर के आती है, और ये क्या करती है, आसपास में बहाती हुई चली जाती है। और आसपास में क्या हुआ, बहाती हुई चली गई, और तो क्या करती है ये, जब जाते जाते क्या होता है, ये जो गाद होती है, मिट्टी होती है, ये सब क्या है, उसके ऊपर एक नई परत बिछाती हुई चली जाती है नदियां। तो इस तरह से क्या है, जो वो मैदान है उसे हम फिर क्या कहते हैं, गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। अब क्या होता है, आगे नदियां ये जाकर के आपका क्या है, समुद्र से मिल जाती है। अगर तीसरा भौतिक विभाजन में बात की जाए, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अगर पठारी क्षेत्र क्या है, जो हमारा दक्षिण भारत है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र जो है, जो जमीन होती है, यानी कि जो भूतल होता है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। अब पठारी क्षेत्र का क्या है, वहां पे कंकड़ पत्थर, पहाड़ नहीं, पहाड़ अलग चीज है और आपके पठार अलग चीज है। आपको बताएंगे जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा पहाड़ पठार और इन पहाड़ी में क्या अंतर है, पहाड़ पठार और पठारी पहाड़ी में क्या अंतर है, ठीक है। तो दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो गया, उसमें मिट्टियां पाई जाती है। तो आपको भौतिक विभाजन समझ में आ गया। आपको हमने भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टियां बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब है आपका उत्तर प्रदेश की मिट्टी। उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उत्तर प्रदेश की मिट्टी। अब पहला पॉइंट है इसमें, मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले संगठित पदार्थ की ऊपरी परत है। अब मृदा या मिट्टी है क्या, जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी सतह है, उस पर जो मिलने वाला क्या है, संगठित पदार्थ। अब पदार्थों में क्या होगा आपका, हमने आपको बताया जो जो हमारी नदियां हैं, जो निक्षेप लेकर के आती हैं, जो बलुई मिट्टी होती है, जो निक्षेप गाद लेकर के आती है, उन्हें क्या कहते हैं, संगठित पदार्थ की ऊपरी परत है। अभी परत कैसे पड़ती है, हमने अभी आपको बताया कि जब नदियां बहती हैं बाढ़ में तो अपने साथ में निक्षेप लेकर के आती है और धीरे धीरे छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, तो वही क्या है, इनका संगठित पदार्थ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे अगर पूछ ले, जो मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडालॉजी कहते हैं। पेडालॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, मृदाविज्ञान। आपने ये पढ़ा होगा पेडालॉजी, हो सकता है आप भी बोलते हो, जो कि आपका किसमें आता है, यूपी पीईटी और यूपी टीईटी में आता है। यूपी टीईटी और सीटीईटी में आता है, वो होता है पेडागॉजी होता है। क्या होता है, वो पेडागॉजी होता है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडालॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडालॉजी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में। कौन कौन से भाग हैं आपके, भंवर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं, गंगा यमुना यानी या फिर आपकी मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, और दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा। तो आपको अब तीनों प्रकार की मृदा पढ़नी है। कौन सी, आपकी भंवर और तराई क्षेत्र की मृदा, मध्य का मैदानी क्षेत्र की मृदाएं, और आपकी पठारी क्षेत्र की मृदा। तो अब देखिए, भंवर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, हमने आपको क्या बताया था, अभी जो बताया कि भंवर क्षेत्र में कैसी मृदा पाई, आपकी कंकड़ीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। उसका कारण कारण हमने आपको बता दिया, नदियां ऊपर से इस और उनके तेज बहाव के कारण क्या है, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के आती हैं और वहां पे डाल देती है, जो वहां पे क्या होता है, कंकड़ पत्थर ही होता है।
वहां पे कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थरों पे तो जमेंगी नहीं फसलें, तो इसलिए क्या है वहां पे कंकड़ीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। अगला है, तराई क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? दलदली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? दलदली मृदा पाई जाती है। और ये जो मृदा है ना, वो उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ मृदा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जल भराव ज्यादा अधिक होता है, तो क्या है यहाँ पे दलदल होते हैं। अब जो दलदल वाले वृक्ष हैं या दलदल वाली फसलें हैं, जहाँ जिन्हें ज्यादा जल की जरूरत होती है, वो यहाँ पर फसलें गई। अब यहाँ की फसलें कौन सी हैं? फसलें देख लें। यहाँ पर गन्ना बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है। क्या? गन्ना। हाँ, आपको याद रखना है कि जो तराई क्षेत्र में है, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं सबसे अधिक? गन्ना और धान। क्योंकि गन्ना और जो धान होता है आपका, इसे क्या है, इसमें इसे जल की मात्रा क्या है, अधिक जरूरत होती है। तो आपकी ये हमने मृदा आपको पढ़ाई दो, कौन सी? आपको भंवर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं कैसे बनती हैं, कहाँ से आती हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मध्य की मैदानी क्षेत्र की मृदा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। तो इसमें पहला है खादर मृदा। क्या? खादर मृदा। पहली आपकी खादर मृदा। खादर मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इसे कछारी मृदा या नवीन जलोढ़ नहीं, जलोढ़ भी कहते हैं। आपको इसका जो दूसरा नाम याद रखना है। खादर मृदा का मतलब है, इसे कछारी मृदा या फिर नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ कहते हैं। अच्छा, नवीन जलोढ़, इसका मतलब एक है प्राचीन जलोढ़ भी होगी, तो इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। अब नवीन जलोढ़ क्यों कहते हैं वो हम आपको बताते हैं, अभी बताएंगे, पहले इसके तीनों पॉइंट देखते हैं। अगला है, इस मृदा का रंग भूरा होता है तथा महीन कणों से बनी। कैसा होता है? इस मृदा का रंग भूरा होता है तथा महीन कणों से बनी। अब आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आएगा कि महीन कणों से क्यों बनी है। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे पढ़ो, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, आपको समझना है। क्या? आपको समझना है। जैसे हमने आपको बताया, हिमालय से नदियां उतरती हैं, सबसे पहले कंकरीली पथरीली, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर डाल देती हैं। कौन सा? भावर क्षेत्र। तो वहां पे कंकरीली पथरीली मृदा कहाँ पाई जाएगी आपकी? गंगा नदियों के उतरते ही कंकड़ पत्थर। उसके बाद में जब प्लेन में आएगी तो कैसी मृदा हो जाएगी? दलदली मृदा हो जाएगी। दलदली मृदा में कैसे आपको क्या होगा? तो दलदली मृदा में आप गन्ना और धान क्या है, उपजा सकते हैं, क्योंकि इनको जो है जल की अधिक आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नदियां क्या है, मैदान में प्रवेश करती है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इस मिट्टी को बलुआ, दोमट या मटियार आदि नामों से भी जाना जाता है। कौन? बलुआ, दोमट या फिर मटियार आदि नामों से भी जाना जाता है। अब जो खादर मृदा कैसे क्या होती है, इसे कछारी या नवीन जलोढ़ क्यों कहते हैं? हमने आपको बताया कि जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं, वैसे तो ये अपने रास्ते से ही होकर के जाती हैं, जो कि इनका रास्ता होता है नॉर्मल डेली। लेकिन जब बाढ़ आती है, क्या आती है? बाढ़ आती है, तो आपने देखा होगा कि नदियां अपने आसपास 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर अपने आसपास में क्या करती हैं? फैल के चलती है, फैल के चलती है, क्योंकि जल ज्यादा होता है। जब जब ये फैल के चलती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि 10-15 किलोमीटर में आसपास के क्षेत्र में नदी नदी नहीं, वहां पे क्या होते हैं, हमारे खेत होते हैं। क्या होते हैं? खेत होते हैं। आपको ऐसे समझिए, वहां पे हमारे क्या होते हैं? खेत होते हैं। अब क्या होता है, जब नदियां आती हैं अपने साथ में, हमने आपको बताया निक्षेप लेके आती हैं, आपका गाद लेकर के आती है। जब ये बहती हुई चलती है भारी बहुत बड़े स्तर पर, तो क्या करती है, वो जो गाद होती है, वो जो आपका निक्षेप होते हैं, वो क्या होती है, जहां पर ये बह रही होती है अपने रास्ते के आसपास में, इसके ऊपर एक पतली सी परत सी बिछाती हुई चली जाती। क्या? वो पतली सी परत सी बिछाती हुई चली जाती है। अब ये जो पतली सी परत है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। कैसी होती है? ये बहुत ही उपजाऊ होती है। जहां पे बाढ़ आती है, वहां आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे ही कृषि सबसे अधिक होती है, कृषि का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां के जो मिट्टी है, वो हर साल क्या होता है, प्रतिवर्ष क्या होता है, आपकी नई मिट्टी होती चली जाती है। और नई मिट्टी जब आती है, तो वहां पे नए नए उसमें जो है क्या नाम, आपके खनिज आ जाते हैं, आपके उर्वरक जो जरूरत होते हैं, जैसे आपको यूरिया की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत, अगर या तो आप ये अलग से डालिए, लेकिन जो गाद आती है, जो आपका कचरा आता है ऊपर से, पहाड़ों से जो नदियां आती है, तो ये सब साथ लेकर ये क्या करती है, एक पतली सी परत बिछाती हुई चली जाती है। तो ये जो परत होती है, ये परत जब बहुत ही उपजाऊ होती है, तो
आपकी नदी का जो ये आसपास का एरिया होता है जहां से बाढ़ होकर के जाती है, तो ये वाली जो मिट्टी होती है इसे क्या कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं। किस कैसी मृदा कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं। और इसीलिए इसको एक और नाम क्या दिया गया, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि क्या है, ये मिट्टी, ये परत जो है हर साल बाढ़ में इन आपके जो खेत होते हैं उन पे आती रहती, तो ये क्या होगी आपकी नवीन जलोढ़। अब अगर आपसे कहे पुरानी जलोढ़ क्या होती है, पुरानी जलोढ़ वो होती है, अब जैसे मान लीजिए आपकी ये एक नदी बह रही है, अब ये यहाँ यहाँ तक हर साल क्या है अपनी जो है गाद को डाल देती है। ये मान लीजिए एक नदी है आपकी, इस एरिया में अपने जो है गाद को डाल देती है। लेकिन अब ऐसा तो है ना कि यहाँ कोई एरिया नहीं है, अब यहाँ भी एरिया है, इसके आसपास ये भी एरिया है। अब जो ये वाले एरिया हैं यहाँ पे भी मिट्टी होती है। अब जैसी मिट्टी यहाँ है तो अगर बहुत दूर जाएंगे तो हो सकता है मिट्टी बदल जाए, लेकिन जैसी है वैसी यहाँ है। लेकिन यहाँ पे जो नदियां हैं हर साल क्या है गाद इकट्ठा करती जाती हैं, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। ये सर्वत सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जबकि जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया जो इसके बगल के एरिया, यहाँ पे क्या है नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। कहीं 10 20 50 साल में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो पहुंच, जब यहाँ पे थोड़ा बहुत पहुंचता है, तो अब इन दोनों अगर एरिया को ले गए मिलाएंगे तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं जलोढ़ मृदा पूरे को। लेकिन यहाँ पे हर साल नदियां जो है निक्षेप इकट्ठा करती जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। और जो ये वाले हैं प्लेन, इनको क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। अब यहाँ पे हर साल है तो इसे खादर मृदा कह दिया। जबकि ये वाले जो इन पे हर साल जो है नहीं आती है बाढ़, कहीं 10 20 साल में आ गई, तो इसे क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं आपको, बांगर मृदा कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए बांगर मृदा को हम क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़। अब आप देखेंगे बांगर मृदा पे आइए, इसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ क्यों, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत साल से वैसी है, हर साल उसमें क्या है, उसी में से हम जो है अपना उत्पादन करते हैं। नहीं कम पड़ता है तो उसमें क्या करते हैं, हम यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, डीएपी डालते हैं, नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन जो हमारे नदियों के आसपास का एरिया है, जहाँ पे नदियां हर साल निक्षेप इकट्ठा करके जाती है मोटी परत, तो वहां पे हमको ये चीज उर्वरक की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। और जो आसपास का एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। उम्मीद है आपको नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़, खादर मृदा और बांगर मृदा समझ में आया। अब जो आपकी बांगर मृदा है इसे और क्या कहते हैं, इसे आपका मटियार दोमट कहते हैं। क्या कहते हैं, मटियार दोमट कहते हैं, या फिर मटियार बलुई दोमट कहते हैं। क्या कहते हैं, मटियार बलुई दोमट मिट्टी कहते हैं। अब मटियार क्यों, अब वहां पे मिट्टी होती है, अब जब यहाँ पे क्या है नदियां अपने साथ बालू लाती हैं। अब देखो हमने भी आपको बताया था इनका, इस मृदा का रंग हल्का भूरा होता है तथा महीन कण होता है। अब महीन कण की कॉन्सेप्ट समझिए, महीन कण की हमने आपको बताया नदियां आती मोटे मोटे पत्थर आपका भावर क्षेत्र में छोड़ती है, उससे जो छोटे छोटे वो आपकी छोड़ती है तराई प्रदेश में। अब जब नदियां हैं बिल्कुल प्लेन में बहती हैं तो अपने साथ बालू के बहुत महीन महीन कण ही ले जा पाती हैं, अगर पत्थर नहीं ले जा पाएंगी, बड़े बड़े कंकड़ीले पत्थर नहीं ले जा पाएंगी। इसलिए क्या है, आपके जो गंगा यमुना का जो प्लेन है, मैदानी भाग है, उसमें क्या पाया जाता है, आपके महीन कणों से बनी होती कौन सी मिट्टी, आपकी खादर मृदा। और खादर मृदा अपने आसपास ही छोड़ती है निक्षेप को, तो वहीं पे क्या, वहीं पे वो अपने महीन महीन कण छोड़ते हुए जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, महीन कणों वाली मृदा, या महीन कणों वाली कणों से बनी हुई कौन सी है, आपकी खादर मृदा है। अब क्या है, जो आपकी बांगर मृदा है वहां पे सघन कृषि, सघन कृषि का मतलब है वहां पे कोई नया निक्षेप आए ही नहीं, अब बार बार उसी में से उत्पादन कर, बार बार उसी में से उत्पादन कर, तो क्या है, जो मिट्टी होती है उसमें जो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति कम क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें बार बार उसी से ले रहे, उसको नया कुछ दे नहीं रहे, तो इस मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है, पोटेशियम की कमी पाई जाती है। क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है, किसमें, आपकी बांगर मृदा में। आपको ये याद रखना है। अगली मिट्टी हमारी भूण मृदा। क्या, भूण मृदा। अब ये जो मिट्टी मिट्टी है हमारी भूण मृदा, ये कैसी होती है, हल्की दोमट एवं बलुई होती है। कैसी होती है आपकी, बलुई होती है, हल्की दोमट एवं बलुई मृदा होती है। ये पाई कहाँ जाती है, ये मिट्टी जो मुख्यतः आपकी मुरादाबाद, मुरादाबाद और संभल क्षेत्र में पाई जाती है। ये होता क्या है, जो नदियां होती है वो कहीं कहीं पे अपने निक्षेप इकट्ठे कर देती हैं, तो वहां पे 10 फीट या 20 फीट के टीले हो जाते हैं छोटे छोटे। तो जो टीले होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। तो मुरादाबाद में ये पाए जाते हैं, और संभल क्षेत्र में क्या है, मुख्यतः क्या पाई जाती है, हमारी भूड़ मृदा पाई जाती
अगली और सबसे महत्वपूर्ण मृदा है काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। इसको आप याद रखें, इसका ये नाम बहुत पूछता है कि इसे क्या कहते हैं। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। कैसी? काली मृदा आपकी कपास उत्पादन की, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया? इसे कपास मिट्टी भी कहा गया। क्या कहा गया? कपास मिट्टी भी कहा गया। ऐसा क्यों? इस मिट्टी में अधिक नमी धारण करती है। यह जो मिट्टी है अधिक नमी धारण कर सकती है। यह मिट्टी अधिक नमी धारण कर सकती है। कौन सी मिट्टी? आपको आपकी काली मृदा। आपको याद रखना है, जो काली मृदा है वो आपकी अधिक नमी धारण कर सकती है। इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड। पश्चिमी क्षेत्र जैसे आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, और आपका दक्षिण का पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र पाया जाता है। इससे काली मृदा। अगली है लवणीय। लावणीय नहीं है, लवणीय तथा क्षारीय मृदा। क्या? लवणीय तथा क्षारीय। इसे क्या कहते हैं? इसे रेंग कहते हैं, या फिर बंजर कहते हैं, या फिर कल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्लर कहते हैं। ये जो मृदा है ये बनती कैसे? जहां भी जल निकासी नहीं होती। क्या है? जल निकासी नहीं होती है, या फिर क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा उसमें उत्पादन किया गया और वहां पे क्या है, आपका मिट्टी बेकार हो चुकी है। तो वहां पे क्या होता है, या तो लवण की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जल निकासी नहीं हो पाती है, या फिर वहां पे बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती वहां पे तो वो तो अगर मरुस्थलीय मृदाएं हो जाती हैं, लेकिन जल निकासी न होने के कारण, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा उत्पादकता कर ली गई तो वहां पे कुछ दिए नहीं, तो क्या है, इनमें क्या है, लवण या फिर आपका क्या है, क्षार बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं? लवणीय या क्षारीय मृदा। इन्हें ऊसर भी कहते हैं। क्या? बंजर लिखा है, ऊसर और बंजर। ऊसर और बंजर आपने सुना, तो ऊसर मृदा, ऊसर भी कहते हैं या फिर बंजर भी कहते हैं। अब देखो, जो लवणीय मृदा होती है इसका पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य होती है। ये आपको ऐसे याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही आता है कि लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 8.5 के मध्य होता है। वही पूछता है आपसे क्षारीय मृदा का पीएच मान, तो आपका 8.5 से अधिक होता है। किसका? क्षारीय मृदा का मान जो है आपका क्या होता है, 8.5 से अधिक होता है। अगला पॉइंट है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो उपजाऊ, जो एक आदर्श मिट्टी मानी जाती है किसी भी फसल की उपज के लिए, उसका पीएच मान कहां से कहां तक होना चाहिए? 5.5 से 7 तक। कहां से? 5.5 से 7 तक आपका क्या होना चाहिए? आदर्श मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। लवणीय मिट्टी का मान आपका 7 से 8.5 के बीच में होता है, और आपका क्षारीय मिट्टी का मान जो है वो 8.5 से क्या होता है, ऊपर होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है लवणीय मृदा में। अगला है आपका मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। देखो, इस प्रकार की मृदा वर्षा की कमी, कौन सा? वर्षा की कमी, शुष्कता या फिर अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। किसमें? आपका वर्षा की कमी, शुष्कता या फिर अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है, इस मृदा में नमी को रोकने रखने की क्षमता बहुत कम होती है। नमी को रोके रखने की क्षमता क्यों कम होती है? क्योंकि जब अधिक शुष्कता होती है तो वहां पे क्या है, आपके बोलेंगे कि जो मरुस्थल में क्या, आपको बलू बलू बालू ज्यादा, तो बालू बहुत ज्यादा देर तक अपने अंदर क्या है, पानी रोके नहीं रख पाती। इसमें किस चीज की पैदावार करते हैं? इसमें बाजरा, ज्वार या फिर दालों को उपजाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थान कहाँ पे मरुस्थलीय मृदा वाले, तो आपका पश्चिम में जाएंगे थोड़ा बहुत, आपका आगरा है, मथुरा साइड में जो है आपकी इस तरह की मृदा थोड़ा बहुत पाई जाती है। जो राजस्थान है, राजस्थान में आपका कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल पाया जाता है। तो राजस्थान की मुख्य फसलें तभी कौन सी हैं? आपकी बाजरा है, ज्वार है, दालें हैं, या फिर दलहन है। दलहन और तिलहन ये सब क्या है, राजस्थान की मुख्य फसलें। क्यों? राजस्थान में आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो राजस्थान में थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो वह कौन सा मरुस्थल है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? कौन सा मरुस्थल है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो आपका राजस्थान का थार मरुस्थल है। वैसे तो आपका सहारा का भी मरुस्थल है, तो लेकिन आपको याद रखना है अपने अभी ये वाला मरुस्थल, और बाद में आपको ये पढ़ाएंगे तब आप। अब अगले कुछ मृदाएं हैं जो दक्षिण के पठार में पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इनको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, आपसे चीजें पूछेगा कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो इसे इसे क्या बोलते हैं? इसे बुंदेलखंडी मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इसे बुंदेलखंडी मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि यह क्या है, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि पठारी जो हमारा भाग है दक्षिण में, वो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पाया। इसकी प्रमुख मृदा है भूटा मृदा, माड़ मृदा, पड़वा मृदा, राकड़ मृदा, या फिर आपकी लाल मृदा। लाल मृदा आपको याद रखनी है कि लाल मृदा आपके पठारी भागों में पाई जाती है। अभी पड़वा मृदा वो भैंस का बच्चा वाला पड़वा नहीं है, ये पड़वा मृदा है, इसे परवा भी कह देते हैं। ठीक है, माड़ मृदा या मार मृदा, भोटा या फिर भोट्टा मृदा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है 5, या भोटा, माड़, परवा, राकड़ और लाल। भोटा मार के पड़वा को रगड़ रगड़ के कर दिया लाल, तो आप ऐसे भी याद रखें, भोटा भोटा मार मार के पड़वा को रगड़ रगड़ के कर दिया लाल। तो कौन सी मिट्टी हो जाएंगी आपकी, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदाएं होंगी। तो आपको ये मृदाएं याद रखनी है कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, कैसे। हमने आपको इस तरह से अपनी पूरी कोशिश की है कि हम आपको मृदाएं इस प्रकार से समझाएं कि आपको याद करने की, रटने की जरूरत ना पड़े, आपको तुरंत याद है कि हाँ नवीन जलोढ़, यानी कि सर ने बताया तुरंत आपको याद आना चाहिए कि हाँ नदियों के जो आसपास के एरिया में नदियां हर साल गाद छोड़ जाती हैं, उसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। उसके आसपास वाले को आप क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ या फिर प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, समझेंगे। आप क्लास को 1 नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन आप उसको समझेंगे। रटने से आपको चीजें भूल जाएंगी, लेकिन जब समझेंगे वो आप कभी नहीं भूलते। कुछ और पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई, सर्वाधिक कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी हमने आपकी कितनी प्रकार की बताई, आपकी नवीन जलोढ़ और क्या, प्राचीन जलोढ़। अब हमने आपको ये बता ही दिया कि नवीन जलोढ़ कौन सी होती है, प्राचीन जलोढ़। अगला पॉइंट है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे इन पॉइंट को, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, मथुरा और आगरा। वायु अपरदन क्या होता है, जब हवा चलती है और मथुरा आगरा में क्या है, वहां पे शुष्कता है, तो क्या है, जो रेत होती है वो उल्टी है। मान लीजिए बहुत बड़ा टीला है रेत का, तो क्या होता है, जब वायु चलती है तो अपने साथ उसको क्या है, छाटती हुई चली जाती है, यानी उसको नीचे, उसको छोटा करती चली जाती है, वो रेत जो है उड़ती चली जाती है, उसी क्या बोलते हैं, वायु अपरदन। अगला पॉइंट है जलीय, जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र। हमने भी आपको बताया कि तराई क्षेत्र में क्या है, नदियां बह के चलती हैं और अपने आप को जगह बहुत देती है, एकदम से आई फिर ऐसे ऐसे फैलती हुई जाती है, बहुत चौड़े उसमें जाती हैं, और आगे जाकर के इवन यहाँ पे तराई क्षेत्र में क्या नदियां गायब भी हो जाती हैं। गायब मतलब आपको दिखती नहीं है, ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी घास होती है, नीचे से नदियां बहती रहती है। तो कौन सा जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, आपका हिमालय का तराई क्षेत्र, और वायु अपरदन से आपका मथुरा और आगरा। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि, क्या उत्तर प्रदेश की कृषि। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि को है क्या है, मेरुदंड है, मेरुदंड। क्या, मेरुदंड माना जाए। मेरुदंड यानी कि जो हमारे पीछे की जो क्या है हड्डी होती है, इसे क्या कहते हैं, मेरुदंड। और अगर ये हड्डी ना हो तो ना आप बैठ पाएंगे ना आप चल पाएंगे। कोई कहे कि हम पैरों से चल रहे हैं, तो पैर है, ये हड्डी नहीं काम करे तो आप कैसे चलेंगे। मेरुदंड को इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि और संबंधित क्षेत्र में कार्यरत है। ये आपका प्रश्न आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना है, अभी तो इस बार की जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार क्या है, उत्तर प्रदेश की जो 59.3% आबादी है वो क्या है, कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को कुल 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा, कृषि जलवायु क्षेत्रों, किसमें, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट पूछता है कितने जलवायु क्षेत्र, तो आपको 9 जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ तथा जायद 3 ही प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। एग्जामिनर प्रश्न कहां से आपसे पूछ देगा कि चना किस प्रकार की फसल है, रबी, खरीफ, जायद या फिर इनमें से कोई। तो आपको प्रमुख फसलें हम बता रहे हैं कि रबी की जो फसल के समय कौन कौन सी चीजें उत्पादित होती है, खरीफ के समय या फिर जायद। तो रबी की प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, तंबाकू आदि, ये सब क्या है, ये आपकी रबी की फसलें, आपको याद रखना है। ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सन, कपास, मूंगफली, गन्ना,
उड़द, सोयाबीन आदि, ये सब क्या है आपकी, ये है आपकी खरीफ की फसलें। अब आपको इसमें बहुत लोगों को सन नहीं पता होगा, क्या नहीं पता होगा, सन। जब हम लोग छोटे थे, गांव में रहते थे, तो जो होता है नाग पंचमी, तो उसमें वो लड़कियां जाती हैं तालाब के पास में गुड़िया डालने। हम लोग क्या क्या होता था, एक वो ले आते थे, लंबी लंबी घास होती है जिसे गांव में डाब बोलते हैं या फिर कास बोलते हैं, डाब या कास बोलते हैं। उसको पहले इतना लंबा सा बनाते थे, फिर उसके आगे क्या है, जो सन हमने आपको बताया, सन की इतनी बड़ी उछेटी लगा देते थे और फिर उसको घुमा घुमा के दगाते थे, खूब दगाते, बड़ा मजा आता था। फिर सन जो है आपको, या ऐसे याद रखेंगे कि सन जो है एक प्रकार की रेशे वाली चीज होती है, रेशेदार होता है। कभी कभी आपने देखो जो रस्सियां होती है मुख्यतः जूट की बनी होती है, लेकिन सन की भी क्या होती है, रस्सियां बनी होती हैं। तो सन जो है, सन से बड़ा मजा आता था, इसलिए मुझे तो याद है, अब आप सबका पता नहीं कि आपने सन देखा है। इस तरीके को कोड़ा बोलते थे, उसे क्या बोलते थे, कोड़ा कहते थे। गुड़िया को पीटने जा रहा है, जो कोड़ा है, तो उसमें पीछे क्या होता, सन होता था, उसको घुमा के जब ऐसे पटकते थे तो उसमें जो बहुत तेज आवाज होती थी। याद आ गया तो हमने कहा आपको बता दें। अगला है जायद की प्रमुख फसलें। जायद की प्रमुख फसलों में क्या होता है, फल फूल और सब्जियां ज्यादा उगाई जाती है। कौन सी फल फूल और सब्जियां ज्यादा उगाई जाती है। इसमें आपका क्या हो गया, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये सारी चीजें क्या है आपकी जायद की फसल में आती है। किसके अंतर्गत आती है, आपकी जायद फसल के अंतर्गत आती है। आगे कुछ और पॉइंट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम की दृष्टि से। वन लाइनर में हमने कुछ पॉइंट थे जो लिखे हुए हैं। पहला है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित, तो याद रखना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में। अगला पॉइंट, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपका कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। आपको याद है, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ में है, लेकिन जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ पे है, कोयम्बटूर में। कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन गाजीपुर तथा बाराबंकी में होता है। अफीम एक नशीला पदार्थ होता है और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी जो ये दवाएं होती है, मेडिसिन होती है, इसमें जो है अफीम का उत्पादन होता है। और जो दर्द की जो दवाएं होती है उनमें ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अब क्या है, लोग अफीम को नशे की तरह भी यूज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन गाजीपुर तथा बाराबंकी में होता है। और उत्तर प्रदेश की एकमात्र फैक्ट्री जो अफीम फैक्ट्री वो आपकी गाजीपुर में स्थित है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बाराबंकी अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, बाराबंकी आपका अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। अगला है, उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन है। कितने कृषि निर्यात जोन है, 3। पहला आपका है लखनऊ, जहां से आम निर्यात होता है। दूसरा है सहारनपुर, सहारनपुर से भी आपका आम निर्यात होता है। और तीसरा है आपका आगरा। तो आगरा के लिए क्या, आगरा से क्या निर्यात होता है, आपका आलू निर्यात होता है। और आगरा से जो आलू निर्यात होता है वो आपका ताज ब्रांड के नाम से, किससे, ताज ब्रांड के नाम से आपका ये निर्यात होता है, क्या, ताज नाम से। और जो आम का निर्यात होता है लखनऊ से, इसे नवाब ब्रांड, क्या, नवाब ब्रांड के नाम से क्या है, लखनऊ से जो आम निर्यात होता है उसे क्या कहते हैं, नवाब ब्रांड। अगला पॉइंट है, ये नंबर 4 नहीं है, पॉइंट है, केंद्रीय उपोष्ण, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है, आपका लखनऊ में स्थित है। और क्या है, 1974 में प्रदेश के उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1900 कब की गई, 74 में की गई। तो इसी के साथ में आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है। आप सब लोग क्लास जिन्होंने भी पूरी क्लास देखी लास्ट तक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए, एक दिन आप सफल अवश्य होंगे। ये हमारा आपसे क्या है, प्रॉमिस है और विश्वास है, और आप सब सफल हो ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद, राधे राधे, मिलेंगे अपनी अगली बार।